इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड देयर आर टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस। एक होगा रजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और दूसरा होगा रजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड दैट इज रजिस्टेंसेस इन सीरीज। Now consider this circuit diagram. इस डायग्राम में 3 resistance R1, R2 and R3. This is symbol of resistance. ये resistance का symbol है। तो R1, R2 and R3 ऐसे 3 resistors को सीरीज में कनेक्ट किया है between 2 points A and B। अभी resistors सीरीज में कब होते हैं? How to identify series combination of resistors? अगर 2 पॉइंट के बीच में between 2 points अगर resistors end to end कनेक्टेड होंगे, end to end का मतलब R1 का end goes to R2 का end and R2 का end connected to R3. If we can say resistances are connected one after another, एक के बाद एक between the 2 points, then this combination is said to be series combination of resistance. Now across the series combination हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है जिसका EMF है E. This battery will supply a constant potential difference across the combination. Let I be the current passing through the circuit. When resistors are connected in series, same current will pass through each of the resistance. का मतलब तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट पास होगा, बट उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो अक्रॉस R1 पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, अक्रॉस R2 V2 है और अक्रॉस R3 V3 है। इसका मतलब बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया है ये पोटेंशियल डिफरेंस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो वी कैन से V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये जो सेकेंड डायग्राम है उसमें हमने क्या किया है, इन 3 रेजिस्टेंस को उनके इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया है। का मतलब इन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा उसको मैंने कॉल किया RS एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किट इज ड्रॉन सेम। एंड व्हाट इज RS? RS को बोलेंगे इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। S का मतलब सीरीज, यहां पे जो S है उसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। तो RS को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी इस RS का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ R1, R2 एंड R3। का मतलब R1, R2, R3 का अगर इफेक्टिव RS है तो फिर इस RS का फॉर्मूला क्या होगा? तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन होगा इसके लिए। हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को सबसे पहले ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू I इंटू R। ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो रेजिस्टेंस R1 के लिए ओम्स लॉ क्या होगा? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। रजिस्टर R2 के लिए ओम्स लॉ क्या होगा? V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। एंड रेजिस्टेंस R3 के लिए क्या बोलेंगे? V3 इक्वल्स टू I इंटू R3। करंट तो सब में सेम ही है। फिर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके लिए ओम्स लॉ क्या होगा? मतलब अगर R1, R2, R3 की जगह पे RS होता तो ओम्स लॉ क्या बनता? तो वी कैन से V इज इक्वल टू I इंटू RS। ठीक है, तो ये होंगे इक्वेशंस V1, V2, V3 एंड V। बट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज अ सम ऑफ V1, V2 एंड V3। तो हमने देखा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 and then we put these values। तो V कितना है? I into RS।
V1 कितना है I इंटू R1, V2 कितना है I इंटू R2, V3 कितना है I इंटू R3। फिर यहां से करंट कॉमन निकालो और यहां से करंट को कैंसिल कर लो। तो फिर फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो when resistances are connected in series, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बट ये फॉर्मूला होगा 3 रेजिस्टेंस के लिए। अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होते तो फॉर्मूला क्या बनता, R1 प्लस R2। अगर 4 रेजिस्टेंस सीरीज में होते तो फॉर्मूला क्या बनता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर सीरीज में होते तो RS का फॉर्मूला होता R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। फिर अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो, आइडेंटिकल का मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम होगा। तो फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स बट सब सीरीज में एंड ऑल आर आइडेंटिकल, तो इन दैट केस RS का फॉर्मूला होगा R प्लस R। ऐसे आप कितने बार ऐड करोगे, n टाइम्स, बिकॉज देयर आर n रजिस्टर्स। और अगर आपने R को n टाइम्स ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, n टाइम्स R होगा। तो RS का फॉर्मूला होगा n टाइम्स R। RS का फॉर्मूला होगा n टाइम्स R। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, ये फॉर्मूला होगा आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब भी रजिस्टर्स आइडेंटिकल होंगे और सीरीज में होंगे। फॉर एग्जांपल 2 आइडेंटिकल रजिस्टर इन सीरीज, तो इफेक्टिव कितना होगा 2 टाइम्स R बिकॉज n बिकम्स 2। 3 आइडेंटिकल रजिस्टर इन सीरीज, तो फॉर्मूला क्या होगा 3R। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज? Number 1, when resistors are in series, they are connected one after another. Number 2, in series combination, current passing through all the resistors is same. Number 3, potential difference across each resistor is different. Number 4, effective resistance of series combination is given by the formula RS equals to R1 plus R2 plus R3. एंड नंबर 5, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा RS, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ग्रेटर होगा। का मतलब हमको जो RS मिलेगा ये R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा और R3 से भी बड़ा होगा। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। सेकंड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके पहले हमने क्या स्टडी किया, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और अब हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये है डायग्राम ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। R1, R2 एंड R3, यहां पे तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है बिटवीन पॉइंट्स A एंड पॉइंट B। तो रेजिस्टेंस पैरेलल कब होंगे या कैसे होंगे? Resistors are said to be in parallel when they are connected across same 2 common points. तो 2 कॉमन पॉइंट के बीच में अगर सब रेजिस्टेंस का कनेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। जैसे इस डायग्राम में देखो, रेजिस्टेंस R1 का एक एंड पॉइंट A के साथ कनेक्ट हुआ और रेजिस्टेंस R1 का दूसरा एंड पॉइंट B के साथ कनेक्ट हुआ। तो we can say resistance R1 is between A and B. Similarly R2 देखो, one end goes to A, other end goes to B. तो R2 का भी कनेक्शन A और B के बीच में है। R3 का भी कनेक्शन देखो A और B के बीच में है। इसका मतलब all the 3 resistances are connected across 2 common points A and B. Such connection is called parallel connection. So when number of resistors are connected between 2 common points, they are said to be in parallel. Now इस parallel combination के across में हमने एक cell कनेक्ट किया, whose EMF is E. Let I be the current supplied by this battery या cell. तो ये करंट इस रेजिस्टेंस नेटवर्क में से पास होगा।
let V be the potential difference across the 2 points. Now since all the resistors are connected across A and B, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के अक्रॉस का होगा ये तीनों के लिए सेम होगा. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम बिकॉज दे आर अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट्स. तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दो कॉमन पॉइंट के बीच में होगा वही इन तीनों के अक्रॉस में भी होगा. बट ये जो करंट पास हो रहा है सर्किट में, ये करंट जब भी यहां पे अराइव होगा, यहां पे देखो तीन ब्रांच निकल रहे हैं. तो यहां पे देयर आर 3 ब्रांचेस का मतलब तीन अलग अलग रास्ते यहां पे जा रहे हैं. तो ये करंट यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड होगा या 3 अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होगा. तो लेट दोस करंट बी कॉल्ड I1, I2 एंड I3. I1 is the current passing through R1, I2 is the current passing through R2 and I3 is the current passing through R3. और ये करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, है ना, बिकॉज I का फॉर्मूला V by R होता है, करंट I का फॉर्मूला V by R होता है. अगर तीनों का V सेम है, अगर V सेम है तो वी कैन से I is inversely proportional to R. तो जिस ब्रांच में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां पे करंट कम हो जाएगा. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम फ्लो करेगा बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो फिर यहां से I1 गया, यहां से I2 गया, यहां से I3 गया. फिर ये I1, I2 और I3 यहां पे कंबाइन होके वापस करंट I को फॉर्म करेंगे जो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा. सेकेंड डायग्राम में हमने क्या किया, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले दिया Rp. तो Rp जो होगा वो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा. तो Rp को बोलेंगे इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहां पे P का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन. और इस Rp का फॉर्मूला R1, R2 और R3 के फॉर्म में क्या होगा ये हमको भी डिराइव करना है. तो इसमें भी एक सिंपल डेरिवेशन होगा. सबसे पहले इन तीन रेजिस्टेंस को सेपरेट ओम्स लॉ अप्लाई करो, फिर इस Rp को भी ओम्स लॉ अप्लाई करो, और यहां हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तो देखो सिंपल कैलकुलेशन है, I1 इक्वल टू V बाय R1, ये हो गया ओम्स लॉ फॉर R1. फिर इसका ओम्स लॉ क्या होगा, I2 इक्वल टू V बाय R2. इसका ओम्स लॉ क्या होगा, I3 इक्वल टू V बाय R3. तीनों का V तो सेम है. और ये जो Rp है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसके लिए क्या होगा ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाय Rp. एंड देन वी से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. और फिर इन सब वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, V कॉमन निकाल के V को कैंसिल करो फ्रॉम बोथ द साइड. तो वी गेट 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल उनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो जब भी आप इस साइड को सॉल्व करोगे आपको 1 अपॉन Rp मिलेगा, और फिर आप इसको लो रेसिप्रोकल के फॉर्म में तो आपको Rp मिल जाएगा. अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होंगे इन पैरेलल, सपोज वी हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, पर ये सब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे. आइडेंटिकल का मतलब सबका वैल्यू सेम होगा. तो R1, R2, R3 अप टू Rn each equals to R because they are identical, they have same value. So in that case we can say 1 upon Rp equals to 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R. ऐसे कितने बार ऐड करोगे, n times, because they are in parallel. अगर आपने 1 upon R को n times ऐड किया तो फिर इक्वेशन क्या होगा, एडिशन क्या होगा, n by R. तो अगर 1 upon Rp आपका n by R है, इसका एडिशन क्या होगा, n by R. तो फिर टेकिंग रेसिप्रोकल Rp का फॉर्मूला क्या है, R by n. तो फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर इन पैरेलल Rp होता है R by n, where R is इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और n होंगे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. बट बच्चों ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना जब भी रेजिस्टर्स आइडेंटिकल होंगे.
फॉर एग्जाम्पल टू आइडेंटिकल रजिस्टर इन पैरेलल, तो आरपी कितना होगा R/2 बिकॉज 2 रजिस्टर एन बिकम 2। 3 आइडेंटिकल रजिस्टर इन पैरेलल, तो क्या होगा आरपी का फॉर्मूला R/3। अभी आइडेंटिकल रजिस्टर के लिए आरएस और आरपी का रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन कुछ इस तरह होगा, वी कैन से फॉर आइडेंटिकल रजिस्टर आरएस इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू आरपी, आरएस इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू आरपी। आरएस क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आरपी क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एन क्या हो गया? नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो आरएस इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स आरपी होगा। बट ये रिलेशन सिर्फ आइडेंटिकल रजिस्टर के लिए ही होगा। तो फॉर आइडेंटिकल रजिस्टर आरएस इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स आरपी होगा। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज क्या होंगे? In parallel combination, resistors are connected across 2 common points. Number 1. In parallel combination, potential difference across each resistance is same. You get number 2. And number 3, current passing through each resistance is different. तो parallel combination में potential difference same होता है, current different होता है। और resistance in series में क्या हुआ था? Current same था, potential difference different था। तो this was resistances connected in parallel। अभी हमको एक थियरी समझना है, and this theory is mostly useful in solving numericals and MCQs। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स और MCQs करने के लिए आपको इस थियरी का फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा इन सर्किट्स, कैलकुलेशन ऑफ करंट इन सर्किट। टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इनटू पैरेलल रजिस्टर्स। का मतलब ये जो हम लोग थियरी समझ रहे हैं, ये थियरी किसके लिए? फॉर 2 पैरेलल रजिस्टर्स। ये 2 रजिस्टर्स विच आर इन पैरेलल, इनके लिए ही एप्लीकेबल होगा। ओके, तो कंसीडर 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर R1 है, सेकंड दूसरा R2 है। इनका पैरेलल कनेक्शन है अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। अभी हमको मालूम है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम ही होगा, बट सर्किट का जो मेन करंट होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो लेट I1 एंड I2 बी द करंट पासिंग थ्रू R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो फिर I1 I2 को सॉल्व कैसे करेंगे? इन अ फास्ट वे, हाउ टू फाइंड I1 एंड I2? सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी शॉर्टकट फॉर्मूला होगा ना। 1/RP का फॉर्मूला होगा 1/R1 प्लस 1/R2 बिकॉज वी हैव 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी R2 प्लस R1 व्हिच इज सेम एज R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इनटू R2। बट ये फॉर्मूला 1/RP का है, तो फिर RP का फॉर्मूला क्या होगा? टेक द रेसिप्रोकल। तो RP का फॉर्मूला होगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा। तो when 2 resistors are in parallel, equivalent resistance is R1 R2 upon R1 plus R2। Remember ये फॉर्मूला सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए ही है, ये 3 रजिस्टर के लिए, 4 रजिस्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओनली फॉर 2 रजिस्टर इन पैरेलल। इट इज प्रोडक्ट अपॉन सम। ऊपर 2 रजिस्टर का प्रोडक्ट है और नीचे 2 रजिस्टर का सम है। तो when 2 रजिस्टर आर इन पैरेलल, इक्वल रेजिस्टेंस इज प्रोडक्ट अपॉन सम। एग्जाम्पल देना होगा तो सपोज ये 3 ओम्स का है और ये 6 ओम का है। R1 इज 3 ओम एंड R2 इज 6 ओम। तो इनका इफेक्टिव कितना होगा? 3 ओम एंड 6 ओम, उसका इफेक्टिव कितना होगा? बताओ कितना होगा? ये फॉर्मूला अप्लाई करो। R1 इंटू R2 कितना होगा? 3 इंटू 6 दैट इज 18। और R1 प्लस R2 कितना होगा? 3 प्लस 6 दैट इज 9।
तो 3 into 6 upon 3 plus 6 का मतलब 18/9 that is equal to 2 ohms. तो RP कितना होगा 2 ohms. तो with little practice you can easily calculate effective resistance of parallel combination, but for two resistor it is product upon sum. Then potential difference अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो potential difference V is equal to I into RP, Ohm's law. According to Ohm's law, V equals to I into RP. But RP कितना है R1 R2 upon R1 plus R2, तो मैंने RP यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. फिर अगर मुझे I1 और I2 निकालना है तो अगेन आई अप्लाई Ohm's law. I1 क्या आएगा V by R1. एंड व्हाट इज V by R1? इस V को R1 से डिवाइड करो तो व्हाट इज V by R1? I R2 upon R1 plus R2. एंड अगर मुझे I2 फाइंड करना है तो वापस Ohm's law, I2 equals to V by R2, बिकॉज V तो दोनों का सेम ही होगा. एंड एज पर दिस फॉर्मूला व्हाट इज V by R2? इस V को R2 से डिवाइड करो तो ये होगा I R1 upon R1 plus R2. तो अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए तो आपका कैलकुलेशन ऑफ I1 I2 एकदम फास्ट होगा. तो अगर मुझे I दिया है, क्वेश्चन में अगर मुझे I दिया है और R1 R2 के वैल्यूज अगर मुझे मालूम है तो आई कैन फाइंड I1 I2 यूजिंग दिस फॉर्मूले. ठीक है, तो ये फॉर्मूले का यूज करना है अगर मुझे I1 पता है और R1 R2 पता है और मुझे I1 I2 फाइंड करना है. तो I1 कितना होगा I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 और I2 कितना होगा I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. इन दो फॉर्मूले को बोलेंगे करंट डिवीजन रूल. दिस इज कॉल्ड करंट डिवीजन रूल. इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे CDR. CDR का मतलब करंट डिवीजन रूल. और ये रूल अप्लाई करना है रजिस्टर इन पैरेलल के लिए. फिर अगर मैंने I1 I2 का रेशियो लिया तो I1 अपॉन I2 इनको डिवाइड कर लो तो व्हाट इज I1 अपॉन I2? R2 अपॉन R1. तो I1 अपॉन I2 होगा R2 अपॉन R1. इसका मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट का रेशियो इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस का रेशियो. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट का रेशियो इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस का रेशियो. एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया, चलो कि सपोज I दिया है 1 एम्पियर और R1 है 2 एम्पियर और R2 दिया है सॉरी R1 इज 2 ओम एंड R2 इज 3 ओम. तो अगर मुझे ये वैल्यूज दिए हैं और मुझे पता करना है I1 और I2 तो चलो आप पता कर लो कितना होगा. लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू. ठीक है, तो I1 I2 पता कर लो. ओके, आई होप यू हैव फाउंड आउट दिस वैल्यूज. तो वेरीफाई कर लो I1 कितना होगा. I1 का फॉर्मूला क्या है I R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो अगर मुझे I1 फाइंड करना है, इस वैल्यू का अगर मुझे I1 फाइंड करना है तो I इंटू R2 का मतलब कितना आएगा 3. ठीक है ना, I इंटू R2 कितना आएगा 3 अपॉन R1 प्लस R2 कितना आएगा 5. तो अपना I1 कितना आ गया 3/5. अगर मुझे I2 फाइंड करना है, ठीक है ना, तो I2 का फॉर्मूला क्या है I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. तो I इंटू R1 कितना हो जाएगा 2 एंड R1 प्लस R2 कितना था 5. का मतलब इस वैल्यू के लिए अपना I1 कितना आएगा 3/5 एम्पियर और I2 कितना होगा 2/5 एम्पियर. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इनटू पैरेलल रेजिस्टर्स. Let us discuss some examples of resistance network. Okay, कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और इन एग्जाम्पल में हमको फाइंड करने हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. बिटवीन A एंड B 3 ohm एंड 3 ohm का कनेक्शन है और आपको पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. ये आपको फाइंड करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. सिंपल ऑब्जर्वेशन से हमको क्या देख रहे हैं, अरे तो सिंपल है 3 ohm तो सीरीज में है. इसमें क्या है, सिंपल है 3 + 3 + 3 9 ohm आएगा. पर इसका आंसर 9 ohm नहीं है. These resistors are not in series. क्यों सीरीज में नहीं है?
तो हमको सर्किट में ये लाइन दिखाई दे रहा है, फिर हमको सर्किट में ये भी एक लाइन दिखाई दे रहा है। इस लाइन का मतलब ये एक वायर है। क्या है ये? एक वायर है। तो यहां पे एक वायर है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट हुआ है, और इस लाइन का मतलब भी एक वायर है, का मतलब यहां से यहां तक एक वायर कनेक्ट हुआ है, और इन वायर की वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क का अरेंजमेंट ही चेंज हो गया। अगर बच्चों ये दो वायर नहीं होते, मान लो ये वायर भी नहीं होता और ये वायर भी नहीं होता, तो सर्किट इजी होता, तीनों सीरीज में है, इफेक्टिव होता R1 प्लस R2 प्लस R3 का मतलब 9 ohms। But because of these two wires, connection is not in series, but it is in parallel. ये तीनों पैरेलल कनेक्शन है। देखो कैसे, अगर ये पॉइंट यहां से यहां कनेक्ट हुआ है और ये समझो A है, इसका मतलब ये पॉइंट भी A होना चाहिए, बिकॉज ये A वायर के साथ यहां पे कनेक्ट हो गया। तो अगर ये पॉइंट A है तो इसको भी A बोलेंगे, बिकॉज दोनों वायर से कनेक्ट हो चुके हैं और बीच में कोई नहीं है। फिर अगर ये पॉइंट यहां से यहां तक कनेक्ट हुआ है एक वायर से, तो अगर ये पॉइंट B होगा तो ये पॉइंट भी B होना चाहिए। ओके ओके, अभी हम पहला रजिस्टर देखो, इसका एक एंड A के पास कनेक्ट है और दूसरा एंड B के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब फर्स्ट रजिस्टर और 3 ohm इज बिटवीन A एंड B। ये दूसरा देखो, इसका एक एंड जो है वो A के साथ कनेक्ट हो चुका है और दूसरा एंड जो है वो B के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब ये जो सेकंड रजिस्टर है ये भी A और B के बीच में आ गया। और तीसरा देखो, इसका भी देखो, एक टर्मिनल A के साथ कनेक्ट हो चुका है और दूसरा टर्मिनल B के साथ पहले से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब थर्ड रजिस्टर इज आल्सो बिटवीन A एंड B। इसका मतलब all the 3 registers are between A and B, and when all registers are across 2 common points, they are said to be in parallel। तो ये तीनों पैरेलल में है, और अगर ये तीनों पैरेलल में है तो इनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे? 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों सेम है। तो ये कितना होगा? 1/Rp is equal to 3/3, that is equal to 1 ohm। तो Rp का आंसर कितना होगा? 1 ohm। का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Rp कितना होगा? 1 ohm। ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। यहां पे भी आपको एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क दिया है और आपको सेम क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करो। अब ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इतना इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे सर्किट में क्या करेंगे हम लोग? सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। वी ट्राई टू सिंप्लीफाई द नेटवर्क। A और B तो यहां पे लेबल हुए हैं, तो कुछ और पॉइंट्स को भी लेबल कर लेते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन। तो मान लो इसको मैंने C लेबल कर दिया, इसको कॉल कर दिया D, है ना, ये पॉइंट को D कॉल कर दिया, और इसको कॉल कर दिया E। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेबल कर दो आपकी तरफ से, सो दैट नेटवर्क इज सिंप्लीफाइड। हमको A और B के बीच का नेटवर्क सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से शुरू करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। ऐसे टाइप के सर्किट सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। इट इज ओनली थ्रू प्रैक्टिस एंड विजुअलाइजेशन। तो आपको ऐसे नेटवर्क सॉल्व करते रहना है, तो आपको ऑटोमेटिक उसका आइडिया आते रहेगा। तो मुझे यहां से शुरू करना है और यहां तक आना है, A और B तक आना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? C और D के बीच का नेटवर्क सिंप्लीफाई करेंगे। C और D सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर हम लोग C और E का सिंप्लीफाई करेंगे, फिर C और E का सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर हम लोग A और B तक आएंगे। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं। पहले हम लोग C और D के बीच का नेटवर्क सिंप्लीफाई करेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर हम लोग C और E के बीच का नेटवर्क सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर हम लोग A और B के बीच का नेटवर्क सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले C और D के बीच में देखो, बिटवीन C एंड D। तो C और D के बीच में इन दोनों का सीरीज कनेक्शन है।
और ये रेजिस्टेंस जो है ना 2 ओम, ये तो पहले से सी और डी के बीच में है। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे, 1 and 1 का सीरीज कनेक्शन। तो पहले आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, बिकॉज दोनों सीरीज में है। एंड सीरीज में क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 ओम जो है ना, ये इसका आ गया, इन दोनों का आ गया। फिर ये जो 2 ओम होगा उसका एक एंड सी के साथ कनेक्ट होगा, है ना, और इस 2 ओम का दूसरा एंड डी के साथ कनेक्ट होगा। का मतलब इनका जो इफेक्टिव 2 है उसका भी एक एंड सी के पास है और दूसरा एंड डी के पास है। इसका मतलब ये जो 2 है वो सी और डी के बीच में है, और ये भी 2 ओम सी और डी के बीच में है। इसका मतलब इन दोनों का हो गया पैरेलल कनेक्शन, है ना। ये 2 और ये 2 कैसे है, पैरेलल कनेक्शन है बिटवीन सी एंड डी। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी जो है, ये 2 और 2 का पैरेलल में कितना हो जाएगा, 1 ओम, है ना। 2 and 2 पैरेलल में है सी और डी के बीच में, इसका कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो सी और डी के बीच में इफेक्टिव कितना आ गया, 1। पहले मैंने क्या बोला, 1 and 1 का सीरीज कनेक्शन, इसका 2, 2 and 2 का पैरेलल कनेक्शन, इसका हो गया 1। तो सी और डी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1। अभी सी और ई के बीच में देखेंगे। तो सी और ई के बीच में मैं सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूं, देखो सी और ई के बीच में, ठीक है, सी और ई के बीच में। तो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ई है। ये अपना कितना आया था, 1 ओम, ठीक है। तो ये अपना आया था 1 ओम, और साथ में ये भी 1 ओम का है, तो ये भी 1 ओम हो गया। तो दिस इज 1 ओम जो इनका था, और ये 1 ओम यहां लिख दिया। तो सी और ई के बीच में पहले से 2 ओम्स था ना यहां पे, ये तो पहले से 2 ओम्स था, और सी और ई के बीच में देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, 1 आफ्टर अनदर। तो फिर सी और ई के बीच में ये दोनों सीरीज में है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 ओम्स हो जाएगा सीरीज में। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम, और ये तो 2 ओम्स का ही सी और ई के बीच में था। तो फिर सी और ई के बीच में देखो ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट ई था। तो एक तो 2 ओम ये वाला आ गया, और दूसरा 2 ओम्स पहले से ही था। इसका मतलब अभी हम लोग क्या बोलेंगे, सी और ई के बीच में इन दोनों रजिस्टर का आ गया पैरेलल कनेक्शन। सी और ई के बीच में ये 2 ओम और इनका जो 2 ओम आया था ना, ये आ गया पैरेलल। तो 2 and 2 का पैरेलल कनेक्शन कितना होगा, इफेक्टिव 1 ओम। तो इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन इफेक्टिव 1 आ गया। एंड नाउ वी कम टू ए एंड बी। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 ओम, इनका इफेक्टिव कितना था, 1 ओम, और ये वाला 1 ओम। ये तीनों कैसे आ गए, सीरीज में, देखो 1 आफ्टर अनदर आ गए, ठीक है। तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 1 + 1 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3 ओम। 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, 3 ओम। देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, 1 and 1 सीरीज में उसका 2 ओम, 2 and 2 पैरेलल में उसका 1 ओम, फिर ये 1 ओम, ये 1 ओम सीरीज में उसका कितना आ गया, 2 ओम, फिर ये 2 और ये 2 पैरेलल में उसका कितना आ गया, 1 ओम, और फिर लास्ट में 1 और ये 1 और ये लास्ट वाला 1, दे आर इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम्स। तो वी हैव डिस्कस्ड 2 एग्जांपल्स।